विस्तृत नभ का कोई कोना, मेरा न कभी अपना होना। परिचय इतना, इतिहास यही, उमड़ी कल थी, मिट आज चली, मैं नीर भरी, दुख की बदली। ये पंक्तियाँ बिल्कुल भी अपरिचित नहीं और हम सब के जीवन के साथ इसका बड़ा ही गहरा नाता है। उनके साथ जो हिंदी साहित्य में रुचि रखते हैं, आज बात करेंगे इन्हीं की रचयिता, हम सब की बेहद वर्णनीय और प्रिय साहित्यकार महादेवी वर्मा के बारे में। महियसी महादेवी पर चर्चा करने हेतु हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद दो विशेष मेहमान, आपका परिचय करवाना चाहूँगी उनके साथ। डॉक्टर कमल कुमार, बहुत बहुत स्वागत आपका। उमेश चंद्र कॉलेज में आप हिंदी भाषा के प्राध्यापक के तौर पर कार्यरत हैं, स्वागत है आपका। डॉक्टर पूजा मिश्रा, सेंट ज़ेवियर्स विश्वविद्यालय में आप हिंदी की प्राध्यापिका के तौर पर अभी फ़िलहाल काम कर रही हैं, आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत और हार्दिक आभार। और जिस तरह उन्हीं की रची हुई पंक्तियों के साथ आज के इस कार्यक्रम की शुरुआत करने की मैंने कोशिश की। कहते हैं कि गागर में सागर भरने जैसा यहाँ पर हमने इंतज़ाम किया है। और महादेवी वर्मा की जब बात हो तो कितना कुछ है कहने सुनने को, कितनी सारी बातें, लगता है कि शायद छूट जाएंगी, हम पूरी नहीं कर पाएंगे वो बातें। तो शुरुआत शुरू से शुरू करें अगर, तो उनका जीवन जिस तरह से शुरू हुआ, शुरुआती ज़िंदगी कैसी रही और उनका जो शिक्षण था, जिस तरह से वो आगे बढ़ा, क्योंकि वो जो दौर था लड़कियां ज़्यादा पढ़ती नहीं थी, जल्दी विवाह कर दिया जाता था, तो उनके साथ भी तो ऐसा ही कुछ हुआ था। बिल्कुल। महादेवी वर्मा का परिवार जो है बड़ा संपन्न परिवार था। पिताजी उनके प्रोफेसर थे, बावजूद इसके पढ़ने की तमाम सुविधाएं उनको दी गई थी। घर में उनको पढ़ाने के लिए संस्कृत के पंडित आते थे, मौलवी आते थे, कला की वो शिक्षा ग्रहण कर रही थी जी। उसके साथ साथ संगीत में भी वह विशारद के रूप में उन्होंने अध्ययन प्राप्त किया। लेकिन दुर्भाग्य देखिए कि हमारा जो समय है वह समय कितना पिछड़ी मानसिकता थी कि मात्र 9-10 साल की उम्र में उनका विवाह हो जाता है और वह विवाह भी बहुत लंबे समय तक नहीं चलता है और फिर तरह तरह की चीज़ें उनके जीवन में आने लगती हैं। परिवार के जो उनके दबाव थे, तमाम तरह की चीज़ें उन पर दिखती हैं। लेकिन इन सब के विपरीत जाके देखिए तो महादेवी ने अपने जीवन में बड़ा संघर्ष किया है, शिक्षा को लेके, अपने जीवन को लेके, पढ़ाई को लेके। और वह प्रांत मतलब मैट्रिक की परीक्षा में वो पूरे प्रांत में सर्वप्रथम आती हैं जी। उसके बाद वह तमाम परीक्षाएं पास करती हैं और 1932 में वह MA संस्कृत में करती हैं जी। तो उसके बाद फिर आके वह प्रयाग विद्यापीठ में वह प्राध्यापिका के रूप में जुड़ भी जाती हैं। तो एक तरह से देखा जाए तो उनका जीवन पूरा संघर्षों से भरा था और कई बार उन्होंने खुद इस बात को स्वीकार किया है कि मेरे ऊपर मेरे पिताजी और मेरे माताजी दोनों का प्रभाव पड़ा हुआ है। तो वह प्रभाव उनके साहित्य में भी दिखाई पड़ता है। बिल्कुल सही बात। तो ये जो संघर्षमय जीवन था, जो शुरुआती दौर रहा उनके जीवन का, उसका एक प्रभाव ज़रूर पड़ा उनकी लेखनी पर, हम ये जानते हैं, ये देखते हैं। लेकिन एक और चीज़ है बड़ी ही, जैसे कहते हैं कि एक ऐसा दौर जिसका प्रभाव उस समय जीने वाले सभी के जीवन पर पड़ा। आज़ादी को उन्होंने देखा है, लड़ाई उसकी देखी है, यानी आज़ाद भारत और परतंत्र भारत और आज़ाद भारत दोनों में वो रही, और उसका क्या प्रभाव हम देखते हैं उनके व्यक्तित्व पर, उनकी लेखनी पर, इस पर कुछ रोशनी डालना चाहेंगे? देखिए, जिस समय 1907 में उनका जन्म होता है और 1923-24 के आसपास वह मैट्रिक की परीक्षा देती हैं, 32 में वो MA करती हैं, तो यह पूरा का पूरा समय गांधी के प्रभाव में एकदम पूरा देश था। और खुद महादेवी वर्मा गांधी के प्रभाव में आती हैं और वह अपने आगामी जो तमाम चीज़ें होती हैं उसको छोड़ के वह गांधी के आग्रह पर वह काव्य क्षेत्र में उतरती हैं। बेसिकली होता है क्या है कि वो बुद्धिज्म, बौद्ध धर्म के प्रभाव में थी और बचपन में उन्होंने ठान लिया था कि मैं भिक्षुणी बनूंगी। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। गांधी जी के प्रेरणा से वह आगे चल के हमारे सांस्कृतिक राष्ट्रीय चेतना में अपनी कविताओं को लिखती हैं और एक अलग तरह का मुकाम तय करती हैं। तो कोई भी साहित्यकार अपने समय से अछूता नहीं था। बिल्कुल। तो उसमें महादेवी वर्मा भी हम अछूता नहीं कहेंगे और वह स्वतंत्रता के दौर में भी और स्वतंत्रता के दौर के बाद भी उतनी सक्रियता के साथ राजनीति जी
और समाज दोनों से जुड़ी हुई थी। बिल्कुल। आप सोचिए कि उनको पद्म भूषण पुरस्कार जब दिया गया और भारत की भाषा नीति जब बनाई जा रही थी, 1968 में वो सरकार से रुष्ट होके भारत पद्म भूषण जो पुरस्कार था वह वापस कर दिया। इतना साहस था उनके पास। बिल्कुल बिल्कुल। माने सत्ता से टकराने का और स्वतंत्रता संग्राम में देश की आज़ादी में योगदान करने का। तो ये पूरा का पूरा उनका व्यक्तित्व तो बड़ा ही चमत्कारिक व्यक्तित्व था, जहाँ पर देश के लिए, समाज के लिए, राष्ट्र के लिए चिंता उनके यहाँ झलकती है। बिल्कुल। और इससे उनके व्यक्तित्व से हम सब प्रभावित रहे हैं, उनकी लेखनी से तो रही ही है, लेकिन जिस तरह की वो इंसान थी महियसी महादेवी, हम सब पर उनका बड़ा ही गहरा प्रभाव पड़ा है। और एक बात मैं कहना चाहूँगी, मुझे लगता है आप लोग ज़रूर इससे सहमत होंगे कि उनकी कविताएं जिनके बारे में हम ज़्यादा बातें करते हैं और उनका गद्य जिस पर ज़्यादा चर्चा नहीं होती, दोनों में लेकिन बड़ा फ़र्क है। उस फ़र्क से हमारा परिचय करवाएंगी पूजा? पहले तो ये बोलना चाहूँगी, अच्छा मैं अपनी पंक्ति से नहीं शुरू करती हूँ, मैं रामविलास शर्मा कितने प्रसिद्ध आलोचक हैं हिंदी साहित्य के, उनसे शुरू करती हूँ कि देखिए वो जो आलोचक हैं वो बोलते हैं कि जो महादेवी का गद्य है और महादेवी का जो पद्य है, दोनों को हम अलग अलग तरीके से नहीं देख सकते हैं। बिल्कुल। क्योंकि उनके पद्य को देखने की भी एक दृष्टि चाहिए हमें। बिल्कुल सही बात। बिल्कुल। जो महादेवी लिख रही हैं, जिस भाषा में लिख रही हैं, जहाँ पे मुझे लगता है ये बात शायद आगे आएगी, तो मुझे लग रहा है कि मैं बोलूं कि हम उनको बोल देते हैं कि वो रहस्यवादी हैं। कविताओं में उनका रहस्यवाद दिखता है। बिल्कुल। कविताओं में वो एकाग्नि बदली हो जाती हैं, मैं नीर भरी दुख की बदली हो जाती हैं। तो यहाँ पे जो रामविलास शर्मा कहते हैं कि हमने उनका परिचय क्या ले लिया, मैं नीर भरी दुख की बदली, पर हम उनकी यही पंक्ति क्यों नहीं लेते कि रात के उर में दिवस की चाह का शर हूँ मैं, रात के उर में दिवस की चाह का शर हूँ मैं। अगर हम उनके मैं को देखते हैं तो इस मैं को क्यों नहीं देखते? बिल्कुल ठीक है। और एक दूसरी बात ये भी हो जाती है, क्योंकि पॉइंट्स बहुत ज़्यादा हैं, मैं 2 ही 3 पॉइंट्स बोलूँगी, क्योंकि उन पे बोलने का जब शुरू होता है तो फिर आपने जैसे शुरुआत की थी कि कैसे समेट पाएंगे, तो एक जो बात होती है ना कि हम इसमें रहस्यवाद वाले को भी ले लेते हैं कि कैसे, लेकिन उनका जो बोलता है कि निसीमता की बात करती हैं, कुछ लोकोत्तर की बात करती हैं। लेकिन एक चीज़ देखनी है जिस पे अभी कमल सर ने भी बोला, आपने भी बोला, कि पहली बात तो जो उनका साहित्य है वो किस समय में रचा जा रहा है, उनको संघर्ष करना पड़ा है, उनकी कठिनाइयाँ रही हैं, एक स्त्री के तौर पे अलग से कठिनाइयाँ रही हैं, तो वो सारी चीज़ें उनके काव्य में दिखाई पड़ती हैं। फिर जब हम उनकी काव्य को देखते हैं तो ये जैसे नामवर सिंह है जी, नामवर सिंह ने बोला कि हम कितना निसीमता की बात करते हैं उनके काव्य में, लेकिन उस निसीम को हम इस तरह से क्यों नहीं देखते कि वो है एक आत्मविस्तार है। बिल्कुल सही। वो अपने स्व का विस्तार है, तो वो कहीं से भी नेगेटिव तो नहीं हो सकता, कहीं से भी नकारात्मक नहीं हो सकता। तो नामवर सिंह खासकर उनकी कुछ पंक्तियों के बारे में बोलते हैं, जैसे मैं सिर्फ 4 लाइन बोलूँगी। द्रुत पंखों वाले मन का तुम अंतहीन नभ होना, आते जाते मिट जाऊं पाऊं ना पंथ की सीमा, पाऊं ना पंथ की सीमा। एक निसीमता है, निसीमता है। तो ये निसीमता जो है वो क्या कहते हैं, ये एक उनका आत्मविस्तार है, और अपना विस्तार कहीं से भी कुछ नकारात्मक नहीं लाता है। बिल्कुल। और ये जो वो कहते हैं कि प्रतीक को हम मान सकते हैं कि वो रहस्यात्मक है, हम भाषा को भी कह सकते हैं कि, लेकिन उस भाषा से जो कुछ भी व्यंजित होता है वो कहीं से भी नकारात्मक नहीं है। बिल्कुल सही तो बात। ये नजरिया है, ये परिप्रेक्ष्य है, ये परिप्रेक्ष्य है। बिल्कुल तो आपने सही कहा। डॉक्टर कमल को जोड़ना चाहेंगे इसमें? मैं मतलब कि अब जैसी समय की बात हो रही थी कि एक स्त्री समाज के ऊपर, समाज के जो दौर चल रहा था उसके ऊपर एक स्त्री कविता लिख रही है, और आप उस समय को देखिए कि सुभद्रा कुमारी चौहान या कुछ एक को छोड़ दिया जाए तो बाकी उस तरह से कहीं पर गंभीरता नहीं दिखती थी। मात्र 11 साल की उम्र में लिखना शुरू किया कविता इन्होंने, और उसी क्रम में लगातार नीरजा निहार तमाम कविता संग्रह इनके एक लाइन से 1942 तक लगातार इन्होंने कविता के रूप में लिखती रही। और कविता लिखा ही नहीं उन्होंने, कविता को उन्होंने जिया भी। और जीने का मतलब यह था, जहाँ पर तमाम लोगों ने आरोप लगाया कि एक रहस्यवाद की बात होती है, वहाँ पर उनकी कविताओं में दुख की बात होती है,
उनकी कविताओं में देखा तो मतलब कि रोने की बात की जा रही, करुणा की बात की जा रही है और प्रतीकों में तमंत्र की बातें की जा रही है। लेकिन आप देखिए वह विद्रोह है, वह समाज से विद्रोह है, जिसके जो जाके पांव फटे न बिवाई ताका जाने पीर पर आई। क्या बात है। जिसके पैर ही न फटे वह क्या जाने उस पीड़ा को। तो एक स्त्री ने स्त्री होने की पीड़ा, एक स्त्री ने समाज में स्त्रियों के ऊपर हो रहे अत्याचार की पीड़ा, और उस परतंत्र भारत में सबसे दयनीय स्थिति यह थी कि स्त्रियों के ऊपर लिखने वाले सारे जितने लोग थे पुरुष थे। और सारे लोगों ने, मैं किसी को नीचा नहीं कर रहा हूं, लेकिन उन्होंने किया क्या कि खुद स्त्रियों के लिए स्त्रियों के लिखना शुरू किया। आप देखें स्त्री सुधारकों के रूप में हमारे पास राममोहन राय से लेकर महात्मा गांधी तक की एक लंबी पीढ़ी है, लंबी हाँ, लाइन, बहुत बड़ी एक सूची है, और एक क्रेडिट भी उनके पास है। बिल्कुल। लेकिन मैं कह रहा हूं कि स्त्रियों की दशा की जो बात की जा रही है, जहां पर एक संघर्षों के बाद एक लंबे गैप में एक स्त्री आती है और कविता लिखती है और कविता के माध्यम से एक परिवर्तन लाती है। और जो छायावादी दौर था, छायावादी दौर में सारे कवियों की एक अपनी अपनी लिखने की एक परंपरा थी। कोई राष्ट्र प्रेम पर कोई बात कर रहा था, कोई स्वाधीनता पे बात कर रहा था, किन्हीं के पास अलग अलग प्रकृति की बात थी, किसी के पास प्रेम और सौंदर्य की बात थी। महादेवी ने एक अलग तरह की पीड़ा जो जीवन में झेला, जो उन्होंने सच को पहचाना, देखा और उसको कविता के रूप में प्रस्तुत किया। लेकिन छायावाद का जहाँ जिक्र हो रहा है तो फिर उनके जो समकालीन जो साहित्यकार थे उनके साथ उनका जो बॉन्ड था उसके बारे में भी हमें बात करनी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। सुभद्रा कुमारी चौहान की बात आपने कही, निराला की भी बात यहाँ होनी चाहिए। पथ के साथी, अब आपने चर्चा की है संस्मरणों की, तो पथ के साथी में उन्होंने रविन्द्रनाथ ठाकुर से शुरू किया है जी। तो उनको सौभाग्य मिला कि रविन्द्रनाथ ठाकुर के साहचर्य में उन्होंने कविता पाठ किया, महात्मा गांधी के साहचर्य में कविता पाठ किया। तो उन्होंने निराला के बारे में बहुत ही अच्छा सा लिखा हुआ है, एकदम जीवंत की निराला को 300 रुपए कहीं से मिलते हैं और ला के देते हैं कि तुम पैसा संभालो, इसका मैनेजमेंट करना। और वह मात्र 3 दिनों में ही वो पैसा 50 रुपया, 100 रुपया, 60 रुपया खर्च हो गया। तो इस तरह से इतना गहरा, इतने आत्मीयता और भाई का नाता था। इसके साथ प्रसाद जी के जीवन में उनके साथ बहुत गहरा प्रभाव था। और एक व्यक्ति और है मैथिली शरण गुप्त जी, जिनके साथ इनके बड़े आत्मीय संबंध थे। और महादेवी सुभद्रा कुमारी चौहान जैसे सीनियर थी ही जी, और उनसे छात्रावास में बिल्कुल साथ रहती थी। और इन्होंने इनकी कविताओं को मॉडरेट भी किया। जहाँ जब लिखती थी तो छुप छुप के लिखती थी, तो पता चला कि तुम कविता लिखती हो तो दिखाओ। तो इस तरह से इनके जीवन पर अपने समकालीनों का बड़ा गहरा प्रभाव था। और उन समकालीनों में चारों जितने हमारे छायावाद के कवि हैं, इन सारे लोगों में अपनी अपनी आभा सबकी थी। उसमें एक अपनी आभा थी महादेवी वर्मा की। बिल्कुल सही है आपने और कहा। राजनीति में भी पहुंच जाने के बाद उस साहित्यकारों की मंडली को बनाए रखना, ये कितनी बड़ी बात थी। हमेशा गोष्ठियां कराना, उनसे एक व्यक्तिगत रूप से जुड़े रहना, एक कितने ऊंचे पद पे पहुंचने के बाद। तो ये कितना मतलब एक सहृदय होना और एक कितना, जैसे हम बोलेंगे डाउन टू अर्थ होना, जमीन से जुड़े रहना। तो वो काफी एक्टिव रहे इन सब मामलों में। बिल्कुल। और जो रिश्ते उन्होंने बनाए वो निभाए, बिल्कुल अटूट बोले जाएंगे। अब रिश्तों की बात आप कह रही हैं, आप देखिए कि वह रिश्ते तो साहित्यकारों की बात कर लिए, बड़े हैं, संपन्न हैं, बुद्धिजीवी हैं, लेकिन उनके रिश्ते जानवरों से लेके, बिल्कुल उनके घर जानवरों से लेके उनके रहने वाले, उनके साथ जिनका जीवन उनके साथ बीता है, इतनी बारीकी से कि आपकी आंखें भर आएंगी, नम हो जाएं, एकदम भर आएंगी। और इतना जीवंत जैसे लग रहा है कि एकदम मैं उनके पास बैठा हूँ, वो सारे मेरे सामने फिल्म की तरह चल रही हैं। गिल्लू जो है, आप सोचिए कि उन्होंने खुद, जब यह मेरा परिवार उनकी एक छोटी सी किताब है जिसमें उनके जानवरों के बारे, जो जानवर या पशु पक्षी उनके साथ थे, तो उन्होंने खुद लिखा है कि जब मैं छात्रावास में रहती थी तो कुक्कुट माने वो मुर्गी के बच्चों को मैं खिलाती थी, और पता चला मुर्गी के बच्चे बड़े हो गए तो किसी सीनियर ने वो ले आकर रसोई में काटने के लिए ले गई, रोने लगी वो, फिर किसी तरह उसको छुड़वाया। वहाँ से मैंने बचपन से उनके मन में यह भावना पशुओं के प्रति थी। और उनके पास अनेक तरह के पशु, मतलब सोचिए कि वह नेवला से लेके, मोर से लेके, गाय से लेके, और हिरन से लेके, खरगोश से लेके सारे और थे वहाँ। उसमें कुछ तो ऐसे कि गिल्लू कहना माने गिलहरी के लिए एकदम पर्यायवाची बन गया है। गिलहरी माने गिल्लू, ठीक है। तो यह कई ऐसे हैं कि जीवंत बना दिया। और उसी तरह आप देखें तो बात आ ही रही है, तो रेखा चित्र एक ऐसी विधा है जिस विधा को महादेवी ने जिंदा ही नहीं किया, एक नई ऊंचाई प्रदान किया। उनके पहले पदम सिंह शर्मा, श्री राम शर्मा, निराला जी खुद बिल्ली सुरबकरिया लिख रहे थे।
लेकिन महादेवी ने जो लिखे वह रेखा चित्र के सारे पैमानों को एक नए सिरे से खड़ा कर दिया। अब आप देखिए, आप घीसा एक कैरेक्टर है, घीसा एक कैरेक्टर है, छोटा सा बच्चा है, और कैसे वह जिजीविसा के बीच में जूझते हुए अपने जीवन में महादेवी के संगत में आता है, और कैसे अपनी सदिच्छा और गुरु भक्ति, एक गरीब बच्चा, इसके साथ लक्ष्मा, कई ऐसे कैरेक्टर हैं जो उनके लिखने के द्वारा वह एक नाम हो गया उनका। जो जितने भी चाहे कैरेक्टर देखें आप, भक्तिन जी, भक्तिन, माने अब सोचिए, भक्तिन कहते हैं तुरंत महादेवी जी का चेहरा याद आता है, बिल्कुल। ठीक है। रामा कहते हैं तुरंत महादेवी जी का चेहरा याद आता है, माने उन्होंने जीवंत कर दिया, और ऐसे लोगों को उन्होंने अपने साहित्य के केंद्र में रखा जिसको समाज ने हाशिए पे डाल दिया था। सारे बाल विवाह के जितने, विधवा विवाह वाले, बाल विवाह के जितने भी महिलाएं थीं जिनकी पहले शादी हो गई और उनके पति मर गए, जो अपयश झेल रहे थे, बिन माँ के बच्चे, ऐसे कई चीज़ें हैं जो उनके साहित्य में दिखाई पड़ता है। तो यहाँ पर थोड़ा सा हम अगर थोड़ा हटे यहाँ से, संवेदनाओं की बात तो आ ही रही है, लेकिन अगर नारी जाति की तरफ उनकी संवेदनाओं की हम बात करें, स्त्री विमर्श उनके साहित्य में एक बहुत ही बड़ा स्थान रखता है। तो इस पर पूजा जी से मैं जानना चाहूंगी। हाँ, बिल्कुल। जैसे अभी सर ने बोला ना कि बाल विवाह के भी जितने, जो बाल विवाह जिनका हो गया है, एक बहुत बड़ी समस्या थी विधवा हो जाना, और यदि आप तब गर्भवती हो जाएं। उनकी एक कहानी है, दो फूल। हम स्त्री दृष्टि की बात करते हैं, आज हम ये जो फीमेल गेज की बात करते हैं ना, अभी देखिए ये नाम बहुत ज़्यादा पेपर में आ रहा है, जबकि ये नाम अभी का नहीं है। फीमेल गेज आज हम बात कर रहे हैं, जब हम सिनेमा में बात कर रहे हैं तो हम पायल कपाड़िया को देख रहे हैं, हम किरण राव को देख रहे हैं। ये जो स्त्री दृष्टि है वो कैसे देख रही है, इसको एक तरह से भारतीय साहित्य में लाने का जो श्रेय है वो महादेवी वर्मा को जाना चाहिए, क्योंकि इसके बाद ही फिर वो कृष्णा सोपती ये राह पकड़ती हैं, उसको पूरी तरह से स्थापित करती हैं। इससे पहले जो स्त्री दृष्टि पे मैं बोल रही हूँ, उनकी कहानी का जैसे सर ने बोला जो विधवा वाला, तो उनकी कहानी है, कहानी नहीं है, ये एक उनका संस्मरण है। दो फूल, वो एक ऐसी महिला के संपर्क में आती हैं जो विधवा है और गर्भवती हो गई है, बच्चा हो गया है, तो पूरे परिवार ने बोल दिया है, दादा ने, बुआ ने, कि इसको क्या कहते हैं कि तुम इसको अनाथ आश्रम में छोड़ दो। लेकिन वो एक स्त्री है, उसके साथ उसका ममत्व है, वो नहीं छोड़ना चाहती। और इस पे महादेवी वर्मा उस लड़की का पक्ष लेती हैं, उसे अपने घर में जगह देती हैं। और ये मतलब ये कहा, मतलब एक फिक्शन नहीं है, ये उनके जीवन के निजी अनुभव हैं, उसको अपने साथ रखती हैं। और वो बच्चा बड़ा होता है, अंत में उनका वो जो संस्मरण है वो ख़त्म ही ऐसे होता है कि वो उनको नमस्ते कर रहा है। तो सोचिए कि स्त्री दृष्टि के बारे में बात नहीं करना, स्त्री विमर्श के बारे में बात नहीं करना, उसको जीना, बिल्कुल सही बात, बिल्कुल। और ऐसे जैसे अभी आपसे से पहले भी जो हम चर्चा कर रहे थे कि 1949 में सिमोन दी बोआल लिखती हैं द सेकंड सेक्स, और आज वो स्त्री विमर्श का एक आधार ग्रंथ माना जाता है। द सेकंड सेक्स के बिना हम विमेन डिस्कोर्स पे बात नहीं कर सकते। लेकिन 1935 से लेके 40 तक के जो उनके खुद के निबंध हैं, वो श्रृंखला की कड़ियाँ, हम श्रृंखला की कड़ियाँ को साइड में करके, परे करके हम स्त्री विमर्श पे कोई बात कर ही नहीं सकते, बिल्कुल सही बात, बिल्कुल ही नहीं कर सकते हैं। तो समाज अब जिस जगह पर आकर खड़ा हो गया है, यहाँ से किस तरफ जाए, किस ओर जाए, ये सोचने की बात है। लेकिन थोड़ा सा यहाँ पर मुझे लगता है माहौल का वजन जो है वो थोड़ा बढ़ रहा है, उसको थोड़ा हल्का किया जाए, कविताओं की तरफ रुख करें। आपकी प्रिय कृति, दोनों से मैं जानना चाहूँगी आपकी प्रिय कृति कौन सी है, और उसमें से चंद लाइनें अगर हमारे दर्शकों के साथ आप साझा करें। अच्छा, तो एक छोटी सी कविता है और बड़ी मधुर कविता है। धीरे धीरे उतर क्षितिज से आ बसंत रजनी, धीरे धीरे उतर क्षितिज से आ बसंत रजनी, तारक मैनव बेड़ी बंधन, शीश फूल कर शशिका नूतन, रश्मि वलय सित घन अवगुंठन, मुक्तादल अभिराम बिछा दे, चितवन से अपनी पुलकती आ बसंत रजनी। स्त्री होने के नाते इतना जुड़ाव महसूस करती हूँ उनसे कि वो अभी जैसे शुरुआत ही जिससे हुई ना, विस्तृत नभ का कोई कोना मेरा ना कभी होना, कितनी बड़ी बात बोलती हैं। स्त्री स्पेस की जो बात करती हैं
कितनी बड़ी बात करती हैं। वर्जीनिया वुल्फ लिखती हैं अ रूम ऑफ वंस ओन, और वो पहले ही लिख देती हैं कि उसका एक कोना जो है वो कभी वो मेरा भी नहीं मेरा होने नहीं वाला। है, कितनी बिल्कुल। ज़रूरत है उसकी। तो उनकी एक ऐसी पंक्तियाँ जो सच में, मतलब मुझे ये कहने की बात नहीं है और मुझे बल प्रदान करती हैं। एक स्त्री हूँ, संघर्ष मुझे भी देखना पड़ता है। तो उनका जो ये पंक्तियाँ हैं, इसको सब लोग एक उसकी, और सिर्फ स्त्रियों के लिए नहीं, लेकिन ये एक संघर्ष के पथ पे आगे बढ़ते हर व्यक्ति के लिए ये कुछ पंक्तियाँ हैं, मैं बोलना चाहूँगी जी। चिर सजग आंखें उनीदी, आज कैसा व्यस्त बाना, जाग तुझको दूर जाना। अचल हिमगिर के हृदय में आज चाहे कंप हो ले, या प्रलय के आंसुओं में मौन अलसित व्योम रोले। आज पी आलोक को डोले तिमिर की घोर छाया, जाग या विद्युत शिकाओं में निठुर तूफान बोले। पर तुझे है नाश पथ पर चिन्ह अपने छोड़ जाना, जाग तुझको दूर जाना। बांध लेंगे क्या तुझे यह मोम के बंधन सजीले, पंथ की बाधा बनेंगे तितलियों के पर रंगीले। विश्व का क्रंदन भुला देगी मधुप की मधुर गुनगुन, क्या डुबो देंगे तुझे यह फूल के दल ओस गीले। तू न अपनी छाह को अपने लिए कारा बनाना, जाग तुझको दूर जाना। तू न अपनी छाह को अपने लिए कारा बनाना, जाग तुझको दूर जाना। और ये पंक्तियाँ मुझे सच में रास्ता दिखाती हैं। निसंदेह बिल्कुल प्रेरक एकदम है, प्रेरक कविता। ऊर्जा का संचार करती हैं ये बिल्कुल। पंक्तियाँ। और देखिए, देखते देखते समय जो है अपनी समाप्ति की कगार पर है। शायद बहुत कुछ छूट गया, हम समेट नहीं पाए, लेकिन फिर भी बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर कमल कुमार, डॉक्टर पूजा मिश्रा धन्यवाद। और महियसी महादेवी वर्मा पर हमारी विशेष प्रस्तुति आज यहीं तक। नमस्कार। धन्यवाद।